स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं हैमिल्टन्स वेरिएशनल प्रिंसिपल। तो हमने जो है अभी तक अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो है क्लासिकल मैकेनिक्स में काफ़ी कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। जैसे कि हमने जो है मैकेनिक्स ऑफ सिंगल पार्टिकल के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन हमने फाइंड आउट किया, जो निकल के आया था एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू एम इंटू डी टू आर बाय में डी टी स्क्वायर। तो ये इसको हमने एक और नाम दिया था, दैट इज न्यूटन सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसे ही हमने जो है मैकेनिक्स ऑफ एन पार्टिकल सिस्टम भी हमने जो है न्यूटन्स के लॉज लगा के हमने जो है वो भी इक्वेशन ऑफ मोशन उसके लिए भी हमने डिराइव कर लिया था। उसके बाद हमने जो है कंजर्वेशन थ्योरम्स पढ़ी, उसके बाद हमने जो है कांस्टेंट क्या होता है वो हमने डिस्कस किया, एंड देन हमने जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम और जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं वो हमने डिस्कस किया। तो यहाँ पे जो है हैमिल्टन्स वेरिएशनल प्रिंसिपल की हमें क्या ज़रूरत पड़ी, तो वो इम्पॉर्टेंट है अभी। तो हमने जो है जब मैकेनिक्स ऑफ सिंगल पार्टिकल या एन पार्टिकल सिस्टम के लिए जब हमने मैकेनिक्स डिस्कस किया था, तो मैंने जो है कोई भी कांस्टेंट नहीं अप्लाई की थी। मैंने जो सिर्फ दो ही तरह की फोर्सेस की बात करी थी, एक फोर्सेस जो इंटरनल फोर्सेस थी और एक फोर्सेस जो आउटसाइड जो है सिस्टम में प्रेजेंट थी, वो मैंने कंसीडर की थी। बट मैंने एक बार भी आपको ये नहीं कहा था कि हम जो है यहाँ पे इस सिस्टम के ऊपर कुछ कांस्टेंट लग रही है, यानी कि फोर्सेस ऑफ कांस्टेंट हमने डिस्कस नहीं किया था। तो जब हम कांस्टेंट्स लगाते हैं सिस्टम के ऊपर, यानी कि आप कोई कांस्टेंट लगा रहे हो इस सिस्टम के ऊपर, सो इन दैट केस जो ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है न्यूटन्स की, इसे सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसके लिए जो है इसको सॉल्व करने के लिए जो है एक न्यू ऑल्टरनेटिंग, यानी कि ऐसे सिस्टम जिसके ऊपर जो है अगर कांस्टेंट लग रही है और उसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन हमें फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए एक ऑल्टरनेटिंग थ्योरी दी गई, एंड दैट थ्योरी वाज गिवन बाय लैग्रेंज, और उन्होंने इस थ्योरी का नाम दिया लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये जो लैग्रेंज थ्योरी थी, इसने जो है क्या किया, उन सिस्टम की स्टडी की जिसके ऊपर जो है कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंट्स लग रही थी। तो उसके लिए जो है इन्होंने जो है इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट किया। तो अब हम देखना चाह रहे हैं कोई सिस्टम है हमारे पास, अगर उसके ऊपर कुछ कांस्टेंट भी लग रही है, यानी कि फोर्सेस ऑफ कांस्टेंट को भी अगर हमें इंक्लूड करें, तो उस सिस्टम की हम इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये जो लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, आप ये नहीं कहोगे कि इन दैट केस जो हमारे न्यूटन्स के लॉज थे वो वैलिड नहीं है। नहीं, न्यूटन्स के लॉज जो है वो इसके अंदर हम इनडायरेक्टली हम यूज़ करेंगे। तो इस करके जो है इस थ्योरी को हम ये भी कहते हैं, दिस इज नथिंग बट दिस इज ऑल्टरनेटिंग मेथड ऑफ न्यूटन्स थ्योरी, या न्यूटोनियन मैकेनिक्स का ऑल्टरनेटिंग मेथड कौन सा है आपका, ऑल्टरनेटिंग थ्योरी कौन सी है, दैट इज लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन। क्योंकि इसके अंदर जो है न्यूटन्स के लॉज जो है वो इनडायरेक्टली जो है इनडायरेक्ट बेसिस आप कह लो, ठीक है ना, इनडायरेक्टली हम यूज़ करेंगे फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ मैकेनिक्स। जब हम मैकेनिक्स निकालेंगे किसी सिस्टम का, तो उसमें जो है हम इनडायरेक्टली जो है न्यूटन्स के लॉज भी हम लगाएंगे। तो आप ये नहीं कहोगे कि न्यूटन्स के लॉज जो है वो फॉल्स है, क्योंकि न्यूटन्स के लॉज यूनिवर्सल ना, दैट इज एप्लीकेबल टू एवरी सिस्टम। कोई भी आप सिस्टम ले लो, तो यहाँ पे जो है अगर हम इस सिस्टम की बात कर रहे हैं जिसपे कांस्टेंट लगी है, उसके लिए जो है न्यू थ्योरी डेवलप हुई थी, दैट इज लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन। इसके अंदर भी हम जो है न्यूटन्स के लॉज भी हम इनडायरेक्टली हम लगाएंगे। और इसके बाद भी एक बहुत ही जर्नल आप कह सकते हो ना, एक जर्नल फॉर्मुलेशन जो है टू द लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन, सो दैट इज हैमिल्टन्स प्रिंसिपल। तो यहाँ पे हम जो है इसका भी बहुत ही जर्नल आप कह सकते हो ना, कि एक लैग्रेंजियन इक्वेशन जो हम निकाल रहे हैं मैकेनिक्स के अंदर, इसका भी बहुत ही जर्नल फॉर्मुलेशन है, दैट वाज गिवन बाय हैमिल्टन्स, और इसको नाम दिया गया दैट इज हैमिल्टन्स प्रिंसिपल। तो हैमिल्टन्स प्रिंसिपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, इसका ही जर्नल फॉर्मुलेशन क्या है, दैट इज हैमिल्टन्स प्रिंसिपल। तो सबसे पहले हमें हैमिल्टन्स प्रिंसिपल की स्टेटमेंट क्या है वो हमें पता होनी चाहिए, राइट। अगर हम ये हैमिल्टन्स प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं, और ये क्या है, एक तरह से आप कह सकते हो जर्नल फॉर्मुलेशन है लैग्रेंजियन इक्वेशन का, तो उसका जो है हमें स्टेटमेंट हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं, स्टेटमेंट क्या है इसकी। स्टेटमेंट देखने से पहले मैं आपको बता दूं, जो हैमिल्टन प्रिंसिपल है, ये लैग्रेंजियन जो हमारे पास है इसी का ही जो है जर्नल फॉर्मुलेशन है एक तरह से। अब हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल जो है आपका, हैमिल्टन्स प्रिंसिपल जिसको आप कहते हो, तो ये जो हैमिल्टन्स प्रिंसिपल है ये किस सिस्टम के ऊपर एप्लीकेबल है, ये जो हैमिल्टन सिस्टम हम ले रहे हैं, हैमिल्टन प्रिंसिपल है, ये किस सिस्टम के ऊपर एप्लीकेबल है, ये उन सिस्टम्स के ऊपर एप्लीकेबल है, यानी कि ये जो है ये जो प्रिंसिपल है ये उन सिस्टम का मोशन को बताएगा जिनकी जो फोर्सेस, जिनके ऊपर जो फोर्सेस है, मान लो ये कोई सिस्टम है। अब ये जो हैमिल्टन प्रिंसिपल है
ये मान लो ये जो है ऑब्जेक्ट जो है दैट इज मूविंग। अब इसकी ये जो सिस्टम है ये मूव कर रहा है, इसका मोशन जो है हैमिल्टन प्रिंसिपल बताएगा। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए कि इस सिस्टम के ऊपर जो है जो भी फोर्सेस लग रही हैं दैट शुड बी डेरिवेबल फ्रॉम जर्नलाइज्ड पोटेंशियल फंक्शन। मान लो ये जो हमारे पास पोटेंशियल फंक्शन, आप वैसे जनरली आप कैसे डिनोट करते थे, ये तो स्केलर है ना, तो स्केलर के ऊपर तो साइन नहीं आएगा, सो डेल साई। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि एफ जो है ये जो सिस्टम के ऊपर जितनी भी जो भी फोर्सेस लग रही हैं वो कैसी होनी चाहिए, दैट शुड बी जिसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ सम पोटेंशियल फंक्शन, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो हैमिल्टन प्रिंसिपल है उन सिस्टम के मोशन को बताएगा जिसके ऊपर जो भी फोर्सेस लग रही हैं जो सिस्टम के ऊपर, दैट इज डेरिवेबल फ्रॉम सम जर्नलाइज्ड स्केलर पोटेंशियल, और डेरिवेबल फ्रॉम जर्नलाइज्ड स्केलर पोटेंशियल का मतलब क्या है, वो फोर्सेस जिनको जो भी सिस्टम के ऊपर फोर्सेस लगने हैं जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ सम ग्रेडियंट ऑफ सम पोटेंशियल फंक्शन। यहाँ पे वी क्या आपका पोटेंशियल फंक्शन है, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है, और क्या है कि ये जो फोर्सेस लग रही हैं दैट इज द फंक्शन ऑफ, ये जो फोर्सेस लग रही हैं सिस्टम के ऊपर, यानी कि ये जो हमारे एन पार्टिकल सिस्टम है मान लो, ठीक है। तो इस एन पार्टिकल सिस्टम के ऊपर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं, जो भी फोर्सेस लग रही हैं, पहले तो वो कैसे लिखी जानी चाहिए, दैट इज डेरिवेबल फ्रॉम सम जर्नलाइज्ड स्केलर पोटेंशियल, यानी कि एफ जो है किस तरह से लिखा जाना चाहिए, माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ वी। और क्या चीज कह रखा है कि ये जो फोर्सेस लग रही है ना इस सिस्टम के ऊपर, ये जो फोर्सेस हैं दैट शुड बी द फंक्शन ऑफ जर्नलाइज्ड कोऑर्डिनेट, और यहाँ पे जो है डेरिवेबल फ्रॉम जर्नलाइज्ड पोटेंशियल फंक्शन। तो यहाँ पे जो है जर्नलाइज्ड पोटेंशियल फंक्शन की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, तो मैं इसे जस्ट यहाँ पे जो है डिफ्रेंशिएट कर देती हूँ कि यहाँ पे जो पोटेंशियल फंक्शन है ये कैसा है, जर्नलाइज्ड पोटेंशियल फंक्शन है। सिंपल पोटेंशियल फंक्शन की बात नहीं हो रही, दैट इज जर्नलाइज्ड पोटेंशियल फंक्शन, राइट। और यहाँ पे जो फोर्सेज है दैट शुड बी द फंक्शन ऑफ जर्नलाइज्ड कोऑर्डिनेट, जर्नलाइज्ड वेलोसिटी। मैंने आपको बताया था क्यू वाई इज द जर्नलाइज्ड कोऑर्डिनेट एंड क्यू वाई डॉट जो है जर्नलाइज्ड वेलोसिटी होती है, एंड टी टाइम, यानी कि जो फोर्सेज हैं वो किसका फंक्शन होना चाहिए, क्यू वाई डॉट और टी का। और ये जो फोर्सेज है इसके अंदर हम जो है जो कांस्टेंट वाली जो फोर्सेज है वो हम उनके ऊपर जो है हैमिल्टन प्रिंसिपल नहीं लगता है। तो हैमिल्टन प्रिंसिपल उन सिस्टम के मोशन को डिस्क्राइब करता है जिसकी जो फोर्सेज है जो किसका फंक्शन हो, क्यू वाई, ये जर्नलाइज कोऑर्डिनेट, जर्नलाइज वेलोसिटी और टाइम का। और ये जो है ये जो फोर्सेज हैं दैट शुड बी डेरिवेबल फ्रॉम सम जर्नलाइज्ड पोटेंशियल फंक्शन, यानी कि जिसको हम जो है फोर्सेज को कैसे लिख सके कि ये जो है डेरिवेबल हो, यानी कि एफ जो है माइनस ऑफ डेल ऑफ सम जर्नलाइज्ड पोटेंशियल फंक्शन लिखा जा सके। और यहाँ पे अगर ये जो जर्नलाइज्ड पोटेंशियल फंक्शन है, अगर ये जो पोटेंशियल फंक्शन है ये सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेट का ही फंक्शन हो, ये जो जर्नलाइज पोटेंशियल फंक्शन है, ये जो हमने पोटेंशियल कंसीडर किया है, अगर ये सिर्फ और सिर्फ जो है किसका फंक्शन हो, यानी कि वी जो है सिर्फ और सिर्फ जो है जर्नलाइज कोऑर्डिनेट का फंक्शन हो, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो है फोर्सेस कैसी हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस। जस्ट लाइक जैसे आप पहले पढ़ा था आपने कि फोर्स जो है वो माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ वी लिख सकते थे हम, तो सिंपल स्केलर फंक्शन, स्केलर पोटेंशियल, और वी अगर किसका फंक्शन हो, कोऑर्डिनेट का, डिस्टेंस का फंक्शन हो, तो हम कहते थे ये जो फोर्सेस होती थी वो कैसी होती थी, कंजर्वेटिव होती थी। ये हमने पढ़ा था ना पहले। अब सिमिलरली यहाँ पे क्या है, फोर्सेस किसका फंक्शन होने चाहिए, जर्नलाइज पोटेंशियल फंक्शन का, यानी कि डेरिवेबल होनी चाहिए, यानी कि एफ इज माइनस ऑफ डेल सम साई, साई क्या है, जर्नलाइज पोटेंशियल फंक्शन। अगर ये जर्नलाइज पोटेंशियल फंक्शन अगर किसका फंक्शन है, आपका जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स का, देन फोर्सेस कैसी होंगी, कंजर्वेटिव होंगी, राइट। तो यहाँ तक मुझे यही समझाना था कि हैमिल्टन प्रिंसिपल उन सारी जो है सिस्टम के ऊपर लगेगा जिसका फोर्स जो है इसका फंक्शन हो, क्यू वाई डॉट और टी का, और फोर्सेस कैसी हो, डेरिवेबल ऑफ फ्रॉम जर्नलाइज पोटेंशियल फंक्शन, राइट। अब स्टेटमेंट देख लेते हैं, स्टेटमेंट देखते हैं हैमिल्टन्स प्रिंसिपल की। स्टेटमेंट क्या कहती है, इट स्टेट्स दैट द एक्चुअल पाथ traversed by a conservative holonomic dynamic system from time t1 to time t2 is that over which the line integral of the function L between the limits t1 and t2 is stationary। तो यहाँ पे क्या कह रखा है, मान लो कोई सिस्टम है मेरे पास, और वो सिस्टम कैसा है, हॉलोनॉमिक डायनेमिक सिस्टम, हमने कंजर्वेटिव हॉलोनॉमिक डायनेमिक सिस्टम हमने कंसीडर करके चला। ये जो सिस्टम है मान लो उसने जो है ये जो कर्व में दे रखी है, इस कर्व से यानी t1 से t2 तक उसने जो है कुछ पाथ ट्रांसवर्स किया, यानी कि कुछ पाथ उसने मूव किया। तो यहाँ पे जो है ये जो पाथ उसने मूव किया है वो कैसा होगा,
वो पाथ कैसा होना चाहिए, यानी कि जो कर्व है T1 से T2 तक वो कैसी होनी चाहिए कि अगर मैं इस कर्व के ऊपर जो है कोई लाइन इंटीग्रल कंसीडर करूं, और वो जो लाइन इंटीग्रल किसका, कोई फंक्शन एल का, फ्रॉम T1 टू T2, अगर मैं इस T1 से T2 तक जो है अगर मैं कोई लाइन इंटीग्रल कंसीडर करूं, आपको पता है लाइन इंटीग्रल क्या होता है, इंटीग्रेशन एल डी टी, है ना। तो ये जो लाइन इंटीग्रल अगर मैं कंसीडर करूं T1 से T2, वो कैसा होना चाहिए, स्टेशनरी होना चाहिए। अब आपको पता है लाइन इंटीग्रल की वैल्यू जो है हमें मैक्सिमम मिल सकती है, मिनिमम भी मिल सकती है। तो यहाँ पे जो है इस पाथ के अलोंग जो अगर मैं लाइन इंटीग्रल कंसीडर करूँ तो कोई फंक्शन एल का, तो वो कैसा होना चाहिए, स्टेशनरी होना चाहिए। तो यही जो है आपकी क्या है, हैमिल्टन्स प्रिंसिपल की आपकी डेफिनेशन है। तो यहाँ पे हमारे पास यानी कि ये अगर मैं इंटीग्रेशन लूँ T1 से T2 एल डी टी, वो कैसी होनी चाहिए, स्टेशनरी होना चाहिए। और आप ये भी कह सकते हो कि इंटीग्रेशन फ्रॉम दिस कर्व T1 टू T2 जो है दैट इज इक्वल्स टू एक्सट्रीमम ओवर द एक्चुअल पाथ ऑफ मोशन, एक्सट्रीमम होना चाहिए ओवर द एक्चुअल पाथ ऑफ मोशन। अब यहाँ पे क्या कह रखा है, यहाँ पे क्या रखा है, मान लो मुझे T1 से T2 जाना है। अब कोई सिस्टम है, उसको मुझे T1 से T2 मूव करवाना है, यानी कि T1 से T2 तक मुझे लेके जाना है। जरूरी है कि सिर्फ यही पाथ हो सकता है, ये भी पाथ हो सकता है। आप T1 से T2 मूव कर रहे हो, आप T1 से T2 इस पाथ से भी जा सकते हो, यानी कि पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3, ऐसे करके बहुत सारे पाथ्स हैं जिससे जो है बहुत सारे पॉसिबल पाथ्स हैं जिससे जो है आप सिस्टम को जो है T1 पॉइंट से T2 पॉइंट तक लेके जा सकते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए कि हम सभी का अगर हम जो है लाइन इंटीग्रल हम कंसीडर करेंगे, एल डी टी हम कैलकुलेट करेंगे, तो वो कैसा होना चाहिए, एक्सट्रीमम होना चाहिए। कहाँ पे, मान लो जो सिस्टम ने एक्चुअल जो पाथ ट्रैवल किया है ना, उसके लिए जो वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे वो कैसी आएगी, स्टेशनरी आएगी, या आप कह सकते हो आप एक्सट्रीमम वैल्यू आएगी, राइट। तो यानी कि आपकी ये भी हो सकती है वैल्यूज मिनिमा आए, मैक्सिमम आए, लेकिन हमें जो है एक्चुअल पाथ कौन सा होगा, एक्चुअल पाथ यानी कि जितने भी पॉसिबल पाथ्स हैं उसमें से एक्चुअल पाथ कौन सा होगा जिसके लिए जो है ये जो इंटीग्रल है इसकी वैल्यू कैसी आनी चाहिए, स्टेशनरी आनी चाहिए। तो एक और डेफिनेशन आप ये भी कह सकते हो कि बहुत सारे पाथ्स पॉसिबल है किसी सिस्टम के लिए अगर उसे जो है T1 से T2 तक मूव करना है, लेकिन हमें जो है कांस्टेंट को भी ध्यान में रखना है। अगर कोई कांस्टेंट लग रखी है, मान लो T1 से T2 वो मूव कर रहा है पर उसके ऊपर कुछ कांस्टेंट लग रही है, राइट, तो उसके लिए जो है तो उसका जो एक्चुअल पाथ होगा ना, जो एक्चुअल पाथ जो सिस्टम जो है ट्रैवल करेगा फ्रॉम T1 से T2, वो क्या दिया जाएगा, दैट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, दैट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, दैट इज T1 से T2 एल डी टी, यानी कि इससे दिया जाएगा। और ये जो T1 से T2 एल डी टी है इसको मैंने किसके इक्वल रखा है, दैट इज इक्वल्स टू, यानी कि जो इंटीग्रल है दैट इज इक्वल्स टू सम आई, और यहाँ पे जो आई है दैट इज डिनोटिंग दिस इंटीग्रल, और इसे कहा गया है एक्शन इंटीग्रल, क्योंकि ये जो आई है वो क्या डिनोट कर रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ T1 से T2 एल डी टी, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये, अब यहाँ पे जो L है यानी कि अगर हम लाइन इंटीग्रल ले रहे हैं कुछ फंक्शन L का फ्रॉम T1 टू T2, तो लाइन इंटीग्रल जो हम कंसीडर कर रहे हैं, लाइन इंटीग्रल जो है जिस फंक्शन का हम कंसीडर कर रहे हैं वो किसका फंक्शन होना चाहिए, जर्नलाइज कोऑर्डिनेट का, जर्नलाइज वेलोसिटी का, जर्नलाइज और टाइम का, राइट। और L जो है नथिंग बट आप लैग्रेंजियन भी इसे कहते हैं, और L जो है वो किसके इक्वल है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो यहाँ पे हमने देखा कि बहुत सारे पाथ्स पॉसिबल थे, लेकिन जो है अगर मान लो सिस्टम के ऊपर कांस्टेंट भी लगी है तो एक्चुअल पाथ जो उसने ट्रांसफर्स किया है पार्टिकल ने फ्रॉम T1 टू T2 दैट इज गिवन बाय दिस इंटीग्रल, एंड इंटीग्रल क्या है, T1 से T2 L इंटू डी टी, और L जो है वो किसका फंक्शन है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट का, जनरलाइज वेलोसिटी का और टाइम का, और L किसके इक्वल है, T माइनस वी के इक्वल है। और इसको हम क्या कहते हैं, ये जो L फंक्शन है इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है लैग्रेंजियन, इसको क्या कहा जाता है, लैग्रेंजियन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम आगे यूज करेंगे, ठीक है। तो L को क्या कहते हैं हम, लैग्रेंजियन, और L की वैल्यू क्या है, दैट इज T माइनस वी, राइट। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि हमने जो है बेसिकली हमने क्या कंसीडर किया, राइट। अब आगे देखो यहाँ पे, अगर मैं मान लो इसका जो है ये T1 टू T2 एल डी टी है, अगर मैं ये जो हमारे पास एक्शन इंटीग्रल है इसका अगर मैं वेरिएशन कंसीडर करके चलूँ, तो जब हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं ये जो T1 एंड T2 है जो पॉइंट्स है ये कैसे हैं, फिक्स पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। तो हमें जो है अगर मैं वेरिएशन कंसीडर करूँ इस लाइन इंटीग्रल में, सो दैट इज गिवन बाय डेल्टा आई, कि अगर वेरिएशन मैं देख रही हूँ तो दैट इज गिवन बाय डेल्टा आई, और ये क्या होगा, डेल्टा ऑफ T1 टू T2 L, और L किसका फंक्शन है, क्यू आई डॉट और T का फंक्शन है, राइट, इनटू डी टी,
यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि हमने जो है वेरिएशन देखना है। अगर वेरिएशन मैं देख रही हूँ इससे इंटीग्रल में, अगर मैं वेरिएशन देखूँ फॉर द फिक्स्ड वैल्यू ऑफ T1 एंड T2 की फिक्स्ड वैल्यू पे लिए अगर मैं इसका वेरिएशन मैं कैलकुलेट करूँ लाइन इंटीग्रल का, तो वो क्या आएगा, डेल्टा आई T1 से T2 डेल्टा ऑफ L क्यू आई डॉट और T इंटू डी टी। और ये जो है वो क्या आना चाहिए, ज़ीरो आना चाहिए। ये जो है वैल्यू क्या निकल के आएगी हमारे पास, ज़ीरो निकल के आएगी। तो वेरिएशन जो है लाइन इंटीग्रल के लिए मैंने अगर वेरिएशन हम लाइन इंटीग्रल पे देख रहे हैं, अगर फिक्स्ड वैल्यू हम कंसीडर करके चलते हैं टाइम की T1 एंड T2 की, सो इन दैट केस जो है वेरिएशन कम्स आउट टू बी ज़ीरो। तो यहाँ पे जो है के जो है इसको मैं मान लो क्यू आई से ना डिनोट करके, पेपर में आप क्यू के से डिनोट करोगे या जो भी है, अगर मैं आई से भी डिनोट कर रही हूँ तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो आई है मैं अभी ना कांस्टेंट कंसीडर करके चल रही हूँ तो के से डिनोट कर देती हूँ, राइट। तो के जो है दैट इज शुड बी द वैल्यू, उसकी कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, एफ तक लाई करेगी, 1 to F तक। तो यहाँ पे ये जो डेल्टा है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेरिएशनल सिंबल। द डेल्टा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेरिएशनल सिंबल। तो अभी तक हमने क्या देखा कि अगर मैं वेरिएशन कंसीडर करके चल रही हूँ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ T1 एंड T2 की, तो वो क्या होना चाहिए, यानी कि T1 और T2 पे जो वेरिएशन है वो क्या होनी चाहिए, ज़ीरो होनी चाहिए। कि यानी कि अगर हम T1 से T2, अगर हम T1 T2 की फिक्स्ड वैल्यू है तो उस केस में जो है वेरिएशन की वैल्यू क्या आनी चाहिए, ज़ीरो आनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा आई डेल्टा ऑफ समथिंग, डेल्टा ऑफ दिस इक्वेशन दैट कम्स आउट टू बी ज़ीरो। मैं आपको इस तरह से भी बता सकती हूँ, अगर मैं आपको बोलूँ ये जो T1 T2 है ना, इसकी मैं वैल्यू दे देती हूँ। T1 की वैल्यू मान लो 1 है, T2 की वैल्यू 2 है, जस्ट आपके एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो T1 ये जो कर्व है इसमें T1 की वैल्यू 1 है, T2 की वैल्यू क्या है, 2 है। अब इस केस में जो है हमारे पास जो लाइन इंटीग्रल होगा एल डी टी फ्रॉम T1 1 से 2, तो ये जो वैल्यू है अगर मैं इसमें वेरिएशन देख रही हूँ, ठीक है ना, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँ, इसका डिफरेंशिएशन जब आप कैलकुलेट करोगे T1 1 वैल्यू पुट करोगे या T2, तो आपको पता है डेल्टा ऑफ 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, समथिंग के रिस्पेक्ट में ज़ीरो ही होगा ना। तो एंड पॉइंट्स पे कोई वेरिएशन नहीं होता, इस करके यहाँ पे जो डेल्टा आई है अगर मैं फिक्स वैल्यू कंसीडर करूँ T1 एंड T2 की, सो वेरिएशन जो है वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। अब हम जो है निकालने वाले हैं डेरिवेशन, अब हम करने वाले हैं। सो अब हम जो है लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन हम निकालेंगे हैमिल्टन्स प्रिंसिपल की मदद से। सो हम जो है लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन हम निकालेंगे किसकी मदद से, हैमिल्टन प्रिंसिपल की मदद से, ठीक है। तो हैमिल्टन प्रिंसिपल हमने निकाला था, वो क्या निकाला था कि जो हमारे पास एक्शन इंटीग्रल है यानी कि आई दैट इज़ द फंक्शन ऑफ दैट इज़ गिवन बाय T1 to T2 इंटू एल इंटू डी टी, राइट। हमने जो है ये निकाला ही था। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे जो एल है दैट इज़ द फंक्शन ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट, जनरलाइज वेलोसिटी एंड टाइम का फंक्शन है, राइट। ये मैंने आपको बताया था। और मैंने आपको क्या बताया था कि दैट इज गिवन बाय T माइनस वी, राइट। तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो किसका फंक्शन होती है, क्योंकि जनरलाइज कोऑर्डिनेट का और जनरलाइज वेलोसिटी का, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है दैट इज हाफ mv², राइट। तो m और v² यानी कि v² मतलब जनरलाइज कोऑर्डिनेट और जनरलाइज वेलोसिटी, राइट। माइनस ऑफ क्या होगा, पोटेंशियल। सो पोटेंशियल किसका फंक्शन है, यहाँ पे हम जो सिस्टम कंसिडर कर रहे हैं दैट इज कंजर्वेटिव सिस्टम, ठीक है। तो मैंने मान के चला एक कोई सिस्टम है, ठीक है। तो ये कोई सिस्टम है और ये सिस्टम कैसा है, कंजर्वेटिव सिस्टम है। ये सिस्टम कैसा है, कंजर्वेटिव सिस्टम है, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है ये कंजर्वेटिव सिस्टम है और उस केस में यहाँ पे जो है कंजर्वेटिव सिस्टम है और इस सिस्टम के अंदर जो है n पार्टिकल्स हैं। कितने पार्टिकल्स हैं, n पार्टिकल सिस्टम हमने कंसीडर करके चला। और ये जो सिस्टम है वो कैसा है, कंजर्वेटिव है। और इसका अगर मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम बताऊँ तो इस सिस्टम का जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, f। तो इस सिस्टम का मैंने डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना कंसीडर करके चला है, f। तो ये जो सिस्टम है n पार्टिकल सिस्टम है, कंजर्वेटिव है और इसका जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, f है, राइट। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अब इस पाथ के लिए जो अगर मुझे एक्शन इंटीग्रल लिखना है तो दैट कम्स आउट टू बी T1 to T2 LDT, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है कि ये जो लैग्रेंजियन है दैट इज़ नथिंग बट T माइनस वी, ठीक है। मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूँ तो इंटीग्रल में मैं सब्सटीट्यूट कर दूँ T1 से T2, लैग्रेंजियन क्या है दैट इज़ नथिंग बट T माइनस वी। सो T किसका फंक्शन है, क्यू के और क्यू के डॉट का, माइनस ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी कंजर्वेटिव सिस्टम है तो वेलोसिटी इज द ओनली फंक्शन ऑफ जर्नलाइज कोऑर्डिनेट, राइट, इनटू dt।
तो एल की जगह हमने जो है सब्सटीट्यूट कर दी ये वैल्यू। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक अभी हमने कुछ नहीं किया, ठीक है, ईजी है। अब हैमिल्टन्स प्रिंसिपल क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू हैमिल्टन्स प्रिंसिपल अगर मैं लगाऊँ तो हैमिल्टन्स प्रिंसिपल कहता है कि एंड पॉइंट पे, या फिर आप कह सकते हो हैमिल्टन प्रिंसिपल कहता है अगर मैं वेरिएशन देखूँ तो वेरिएशन देखूँ इस एक्शन इंटीग्रल का, अगर मैं वेरिएशन कंसीडर करूँ तो दैट कम्स आउट टू बी ज़ीरो। यानी कि अगर मैं वेरिएशन कंसीडर करूँ, अगर हमारे पास फिक्स्ड वैल्यू है T1 टू T2 की, मान लो फिक्स्ड वैल्यूज़ है, तो इन दैट केस जो वेरिएशन है वो कैसी है, ज़ीरो है। सो यहाँ पे हमारे पास जो है T1 से T2 जो है, अगर मैं ये कंसीडर कर रही हूँ तो टी किसका फंक्शन है, क्यू के एंड क्यू के डॉट का, और माइनस वी क्यू के का फंक्शन है, इंटू डी टी ये किसके इक्वल है, दैट कम्स आउट टू बी ज़ीरो। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर ही है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, अब मैं यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट है, तो यहाँ पे क्या है, वेरिएशन ही कंसीडर किया ना, वेरिएशन बोथ साइड होगा ना, वेरिएशन पूरा कंसीडर करेंगे तो वेरिएशन दोनों साइड होगा। अब वेरिएशन है क्या, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, जो ये डेल्टा है, वेरिएशन तो दोनों साइड था, तो डेल्टा इंटू डेल्टा ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, अब मैंने आपको जो है बहुत बार एक ही चीज़ मैंने आपको करा दी है, तो अगर मुझे जो है, फिर भी मैं आपको एक बार दोबारा बता देती हूँ, छोटी सी चीज़ है अभी भी, कि अगर टी किसका फंक्शन है, क्यू के और क्यू के डॉट का फंक्शन है, राइट। तो इसका अगर मुझे क्या निकालना है, डी वी निकालना है, डेल कैलकुलेट करना है। टी किसका फंक्शन है, क्यू के और क्यू के डॉट का। सो डेल कैसे कैलकुलेट करेंगे, सो डेल टी बाय में डेल क्यू के इंटू डेल क्यू के प्लस डेल टी बाय में, यानी कि यूलर्स थ्योरम का ही हम क्या यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, सो डेल क्यू के डॉट, राइट, यूलर्स थ्योरम का हम यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम यूलर्स थ्योरम लगाएंगे। सो वेरिएशन देखेंगे तो यहाँ पे समीशन के क्यों लगाया, क्योंकि हम टोटल सिस्टम की बात कर रहे हैं, टोटल एन सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो समीशन के। अब वेरिएशन कैसे देखेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा कि डेल टी बाय में डेल क्यू के इंटू डेल क्यू के प्लस डेल टी बाय में क्यू के डॉट डेल क्यू के डॉट इंटू डेल क्यू के डॉट, राइट, माइनस ऑफ, यहाँ पे वी किसका फंक्शन है, सिर्फ एक सिंगल कोऑर्डिनेट का फंक्शन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल वी बाय में डेल क्यू के इंटू डेल क्यू के, राइट, इंटू डी टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। सो यहाँ पे हमारे पास डेल आई जो है, इसको इधर ही रख लो, T1 से T2 ये भी एज इट इज़ का एज इट इज़, समीशन के भी एज इट इज़। अब यहाँ पे देखो डेल क्यू के, यहाँ पे भी डेल क्यू के, यहाँ पे भी डेल क्यू के, क्या मैं इसे एक साथ लिख सकती हूँ, राइट, हम लिख सकते हैं इसको एक साथ। तो डेल टी बाय में डेल क्यू के माइनस डेल वी बाय में डेल क्यू के इंटू डेल क्यू के मैंने क्या ले लिया बाहर, प्लस में डेल टी बाय में डेल क्यू के डॉट इंटू डेल क्यू के डॉट है, पर मैं इसको किस तरह से लिख रही हूँ, चलो अभी मैं इसको एज इट इज़ लिख सकती हूँ, डेल क्यू के डॉट इंटू डी टी, इन सब के ऊपर क्या लगा हुआ है, टी टी, राइट। ये यहाँ से ले लो क्योंकि ये समीशन है, ये दोनों पे गया हुआ है। ठीक है, तो ये इस तरह से लिख लियो, ये लिख लो इसे, क्योंकि ये समीशन दोनों पे है, तो अगर मैं यहाँ ब्रैकेट लगाऊंगी तो आपको लगेगा सिर्फ यहाँ पे है। ठीक है, तो दोनों पे है, राइट। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, दिस इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब इसी को ही और अच्छे से देखते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप देखो मैंने क्या किया है कि समीशन के और dt जो है दोनों की तरफ जो है डिफरेंशिएशन dt जो है दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, T1 से T2 समीशन के डेल टी बाय में डेल क्यू के माइनस डेल वी बाय में डेल क्यू के इंटू डेल क्यू के इंटू डी टी, ऐसे ही अलग अलग इंटीग्रेशन ले लिया। ठीक है, एक तरह से, तो यहाँ पे भी इंटीग्रेशन हो जाएगा T1 से T2। सो इंटीग्रेशन अलग ले लिए, इसका इंटीग्रेशन अलग ले लिया, इसका इंटीग्रेशन अलग ले लिया। सो T1 से T2 समीशन के डेल टी बाय में डेल क्यू के डॉट इंटू डेल क्यू के डॉट है यहाँ पे। सो मैंने डेल क्यू के डॉट इज नथिंग बट डी बाय में डी टी ऑफ डेल क्यू के, यानी कि जो हमारे पोजीशन कोऑर्डिनेट है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, उसका जो है डिफरेंशिएशन में क्या देता है, जनरलाइज वेलोसिटी देता है। सो डी बाय में डी टी ऑफ डेल क्यू के इंटू डी टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब यहाँ पे ये जो हमारा फंक्शन है सेकंड फंक्शन, इस पे मैं लगाऊंगी इंटीग्रेशन बाय पार्ट, तो इसे फर्स्ट फंक्शन मान लो, इसे सेकंड फंक्शन मान लो। सो इसे मुझे अभी सॉल्व करना है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट अगर मैं यूज़ करूँ तो क्या होगा, तो ये वाली टर्म तो एज इट इज ही लिखी जाएगी। अब इसके ऊपर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाओ तो क्या हो, तो हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या कहता है
कि फर्स्ट टर्म तो एज इट इज़ ही है ना, तो सेकंड टर्म में देखो कि हमने क्या करना है, यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाएंगे तो क्या होगा, दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का क्या करेंगे इंटीग्रेशन। अभी इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा डेल क्यू के, और लिमिट्स क्या रहेंगी T1 से T2 माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ T1 से T2। अब क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, और जो हमारे पास जो यहाँ पे जो फंक्शन था जिसका हमने क्या किया था, इंटीग्रेशन किया था सेकंड फंक्शन का, वो लिखा जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी बाय में डी टी ऑफ डेल टी बाय में डेल क्यू के डॉट इंटू डेल क्यू के, तो डेल क्यू के यहाँ आ जाएगा इंटू डी टी इज इक्वल्स टू 0। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, राइट, कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट फंक्शन को हम एज इट इज़ रखते हैं, सेकेंड का इंटीग्रेशन, फिर जो फर्स्ट फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन, और जो सेकेंड का इंटीग्रेशन किया था वो यहाँ पे लिखते हैं इंटू डी टी, राइट, तो इस होल इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे अब देखो कि हमारे पास जो ये वाली टर्म है, सेकंड टर्म है, वो क्या आएगी आपके पास, 0 आएगी। 0 क्यों आएगी ये सेकंड टर्म, क्योंकि देर इज़ नो वेरिएशन एट द एंड पॉइंट्स। तो अगर हम कर्व के एंड पॉइंट्स ले रहे हैं T1 एंड T2, और मैंने आपको बताया है कि ये जो एंड पॉइंट्स है वो क्या होते हैं, फिक्स्ड है। तो अगर मान लो इसकी वैल्यू 1 है, तो 1 का अगर मैं वेरिएशन देखूँ तो डिफरेंशिएशन करो 1 का, क्या आएगा, 0 ही आएगा। सो एंड पॉइंट्स पे जो है जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स अगर मैं निकालूँ, एंड पॉइंट्स पे अगर मान लो जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, क्यू के इंटू T2 और क्यू के T1, और इनका अगर मैं वेरिएशन देखूं, क्योंकि डेल्टा क्या है, दैट इज डिनोटिंग वेरिएशन सिंबल, ठीक है ना, वेरिएशनल सिंबल कहते हैं इसे। तो यहाँ पे जो वेरिएशन देखेंगे एट द एंड पॉइंट्स, जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू क्या आएंगी, 0 आएंगी, क्योंकि देर इज नो वेरिएशन एट द एंड पॉइंट्स। तो एंड पॉइंट्स पे जो है कोई भी वेरिएशन नहीं होती है। तो डेल क्यू के एट T2 इज इक्वल्स टू डेल क्यू के एट T1, दैट कम्स आउट टू बी 0। तो जब हमने वेरिएशन ही 0 आ जाएगी तो ये सेकेंड इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। तो अब हमारे पास फर्स्ट इंटीग्रेशन बचा और हमारे पास क्या बचा है, ये सेकेंड टर्म बची है, राइट। तो अब मैं इसको इस तरह से लिख रही हूँ। सो यहाँ पे मेरे पास जो सेकंड टर्म है, फर्स्ट टर्म बची थी एक तो मेरे पास, ठीक है ना, T1 से T2 समीशन के डेल टी बाय में डेल क्यू के माइनस डेल वी बाय में डेल क्यू के इंटू डेल क्यू के इंटू डी टी, दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग था। ऐसे ही हमारे पास क्या बची थी, डी बाय में डी टी ऑफ डेल टी बाय में डेल क्यू के डॉट इंटू डेल क्यू के इंटू डी टी, राइट। ये वाली टर्म्स हमारे पास बची थी 2। अब ये इन दोनों टर्म्स का मैं क्या कर रही हूँ, मर्ज कर रही हूँ, दोबारा से जो है सिंगल इंटीग्रल में इसे कन्वर्ट कर रही हूँ। अब देखो यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, डेल क्यू के इंटू डी टी कॉमन आ सकता है, डेल क्यू के इंटू डी टी कॉमन आ सकता है, और समीशन के जो है सब में से कॉमन आ सकता है। तो समीशन के मैंने इधर रख लिया, डेल टी बाय में डेल क्यू के माइनस डेल वी बाय में डेल क्यू के माइनस ऑफ डी बाय में डी टी ऑफ क्या हो सकता है, डेल टी बाय में डेल क्यू के डॉट, और फिर मैंने क्या किया, डेल क्यू के और डी टी मैंने क्या निकाल लिया, इनमें से कॉमन निकाल लिया। सो डेल क्यू के डी टी कॉमन निकाल लिए, इधर से समीशन के कॉमन निकाल लिया, तो बचा क्या, डेल टी बाय में डेल क्यू के माइनस डेल वी बाय में डेल क्यू के इंटू डी बाय में डी टी ऑफ डेल क्यू के डॉट। अब हमारे पास ये जो डेल क्यू के है वो कैसा है, आर्बिट्ररी है, इंडिपेंडेंट है। डेल क्यू के, जब कोई चीज़ इंडिपेंडेंट होती है उसको इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ये दोनों टर्म्स इंडिपेंडेंट है एक दूसरे, तो ये वाली या तो आप इसको 0 पुट करो या क्या करोगे, आप इसको 0 पुट करोगे। सो डेल क्यू के तो 0 हो नहीं सकता, तो डेल क्यू के आपके जो कॉफिशिएंट है इसको आप क्या करोगे, 0 के इक्वल पुट करोगे। सो सब्सटीट्यूट करोगे आप, सब्सटीट्यूट कॉफिशिएंट ऑफ डेल क्यू के इक्वल्स 0। तो जब ये वाली टर्म आप 0 के इक्वल रखोगे, क्योंकि ये जो इंटीग्रल है दैट इज इक्वल्स टू 0 ना, तो हमारे पास जो कॉफिशिएंट होगा डेल क्यू के का उसको आप क्या करोगे, 0 के इक्वल पुट करोगे। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल टी बाय में डेल क्यू के माइनस डेल वी बाय में डेल क्यू के माइनस डी बाय में डी टी ऑफ डेल टी बाय में डेल क्यू के डॉट दैट इज इक्वल्स टू 0, राइट। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल कैलकुलेशन है। सो यहाँ पे हमारे पास मैंने ये वाली टर्म मैंने आगे लिख ली। सो डी बाय में डी टी ऑफ डेल टी बाय में डेल क्यू के डॉट, ठीक है, माइनस का साइन आप कॉमन ले लोगे ना, तो यहाँ जब माइनस का साइन लेंगे तो इस तरह से आ जाएगा, माइनस ऑफ डेल बाय में डेल क्यू के टी माइनस वी दैट इज इक्वल्स टू 0। क्या किया, डी बाय में डी टी ऑफ डेल टी बाय में डेल क्यू के डॉट इधर ले लिया माइनस। अब देखो डेल बाय में डेल क्यू के तो दोनों में से कॉमन आ सकता है, पर यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा, तो माइनस कॉमन लिया है ना, तो ये पॉजिटिव होगी टर्म और ये वाली टर्म क्या होगी, नेगेटिव। सो डेल बाय में डेल क्यू के इंटू टी माइनस वी दैट इज इक्वल्स टू 0। अब मैंने आपको बताया था लैग्रेंजियन क्या, लैग्रेंजियन इज नथिंग बट टी माइनस वी। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 मैंने मान लिया कोई कंजर्वेटिव सिस्टम है, तो ये सिस्टम जो बात कर रहे थे वो कैसा था, कंजर्वेटिव सिस्टम था, राइट।
तो यहाँ पे हमारे पास जो v है वो किसका फंक्शन है, सिर्फ और सिर्फ क्यू का फंक्शन है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स का फंक्शन है, जनरलाइज वेलोसिटी का फंक्शन नहीं है। सो इन दैट केस जब हम किस तरह इसी इक्वेशन को, ये इक्वेशन मान लो 2 है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि ये v जो है सिर्फ क्यू का फंक्शन है, क्यू डॉट p पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो मैंने इसको इस तरह से लिख लिया है क्यू डॉट t माइनस वी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। क्यू t माइनस वी इज इक्वल्स टू 0, इसे कह लिया इक्वेशन नंबर 3। और मैंने आपको बताया था जो लैग्रेंजियन होता है, लैग्रेंजियन वो क्या है, दैट इज इक्वल टू t माइनस वी। लैग्रेंजियन किसके इक्वल है, t माइनस वी के इक्वल है। सो ये जो इक्वेशन है वो किस तरह से लिखी जा सकती है, सो डी बाय में डी टी ऑफ डेल एल बाय में डेल क्यू के माइनस ऑफ डेल एल बाय में डेल क्यू के दैट इज इक्वल्स टू 0। तो ये जो है हमारे पास आ गई है। तो ये जो है हमारे पास क्या कहलाती है आपकी, दैट इज नथिंग बट लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन, लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये जो हम इक्वेशन ऑफ मोशन है, इससे हम काफ़ी प्रॉब्लम्स हम जो है डिस्कस करेंगे आगे, जब हम हार्मोनिक ऑसिलेटर की उसका मोशन हम निकालेंगे, ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन उसके लिए निकालेंगे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो यहाँ तक अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि ये हमने हैमिल्टन प्रिंसिपल से हमने शुरू किया था और कैसे हमने जो है लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन हमने कैलकुलेट की। तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट में हम जो है और कुछ जो है नेक्स्ट में लैग्रेंजियन इक्वेशन जो है निकालेंगे हैमिल्टन प्रिंसिपल से, ठीक है। यानी कि आप ये कह लो कि लैग्रेंजियन इक्वेशन से हैमिल्टन प्रिंसिपल भी हम डिराइव कर सकते हैं। तो आप एक बार खुद भी ट्राई करना, ठीक है। तो यहाँ तक अभी आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।